एक साथ सारे नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट होता गया। जब ऐसा देखा गया कि जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसे यदि हम जानते हैं इक्वेशन से हम अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू हम फिजिकल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम हो जहां x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आए, तो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमने देखा है कि x इज इक्वल टू वन इसका सॉल्यूशन होगा। और वन जो है एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन क्या नेचुरल नंबर के हेल्प से हम इस तरह के कोई भी जो फिजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे पास अपीयर होंगे, क्या उसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा? फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये तो है कि इसका सॉल्यूशन जो है माइनस वन, और माइनस वन नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं वो इनफ नहीं है हमारे फिजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वैसे सिचुएशन में ये रिक्वायरमेंट हुई कि जो हमारा नंबर सिस्टम जो है उसमें कुछ एनहांसमेंट की जाए, और तब नेचुरल नंबर्स से हम लोग फिर इंटीजर्स के ऊपर आए। लेकिन क्या इंटीजर्स भी इनफ था हमारे सभी तरह के प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करने के लिए? तो यदि हमारा इक्वेशन सपोज कि टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन अपॉन टू। तो क्या माइनस वन अपॉन टू क्या एक इंटीजर है? तो हमने देखा है कि माइनस वन अपॉन टू इंटीजर नहीं है, मतलब कि इंटीजर जो है वो भी हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उस सेट में नहीं मिलेंगे। तो मतलब जो हमारा नंबर्स है वो इनफ नहीं है अ, सारे फिजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देने के लिए, मतलब हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। तो हमें इसमें फिर और कुछ नंबर खोजने पड़ेंगे। तो हमने जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर खोजा गया वो है रैशनल नंबर, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। और ऐसा बिलीव किया गया कि जस्ट नेचुरल नंबर लाइन है जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू, ये जो नंबर लाइन है वो पूरी तरह फिल हो गई है, इसके हर एक पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि यदि हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू आ रही है। तो क्या रूट टू एक रैशनल नंबर है? तो हम एनालिसिस के सेक्शंस में इन चीज़ों को देख चुके हैं कि, और जूनियर क्लासेस में भी हमने देखा है कि रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर कहा। इरेशनल नंबर जिन्हें हम नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, हमने एक प्रॉपर्टीज के बेस पे उसकी डेफिनेशन ये भी लिखा, या फिर हम कहते हैं जिनको पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई हो गया, जैसे कि ई हो गया। तो ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। बस यही नहीं है, इनफैक्ट रैशनल नंबर से ज्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं। तो क्वांटिटी तो बहुत मुश्किल है, दोनों इनफाइनाइट है, मगर ये काउंटेबल है, लेकिन इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। तो अब जो है जैसे कि ये वन ले लिए, ये वन यूनिट, ये वन यूनिट, और ये जो है ये रूट टू होगा। तो इसको इस आर्क के साथ आगे मूव करेंगे तो ये रूट टू होगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रूट टू होगा, जो नंबर लाइन पर है लेकिन आ, हमें नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह से लास्टली जब इरेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर लिया गया तो एक जो नंबर सिस्टम बना उसे हमने रियल नंबर कहा। अब क्वेश्चन राइज होता है, तो इसका मतलब तो नंबर लाइन के हर एक पॉइंट्स जब हमारे पास अवेलेबल हैं, इसका मतलब है अब हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आल्सो नो। व्हाई? कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक ऐसा एक्स बताइए जो कि एक्स जिसका स्क्वायर करने, इसके स्क्वायर को वन से ऐड करने पे जीरो आ जाए।
तो x की वैल्यू आ जाएगी √-1। तो ये क्या हो जाएगा, √-1 को आयोटा हमने रिप्रेजेंट किया। मतलब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आए, यहाँ तो लीनियर मेथड क्वाड्रेटिक में आए, तो हमने देखा कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम, वो भी इनफ नहीं है। मतलब इससे भी एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, और इस एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया, जो नया नंबर सिस्टम आया, जो कि खुद में बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए उस सिस्टम का नाम ही रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो आज जो है हमारा जो लेक्चर है वह कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर ही है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम जो सबसे पहला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम देखेंगे कार्टेशियन नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम उसके इक्विवेलेंट पोलर रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे। तो अब इन सेक्शंस को पढ़ने के लिए हमने जो प्लान किया है आज का लेक्चर, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक शॉर्ट समरी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, 12th में ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, उसका एक ग्लिम्स देखेंगे शॉर्ट में। कोई डिटेलिंग नहीं रहेगी, सिंपली कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, उसे मैं स्टेट करूंगा, नो प्रूफ, उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ऑर्डर्ड। वो ऑर्डर्ड नहीं होता है, तो उसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर्ड की मतलब क्या होता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम अपने बेसिक सेक्शन पाएंगे, यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो ये हमारा सेक्शंस होगा इस तरह से, और इसको कवर करने के लिए किताबें तो बहुत सारी हैं। मैंने कहा था आपको कि जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इसके लिए जो किताब है वो लालजी प्रसाद आप खरीदेंगे, और लालजी प्रसाद के एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इन जनरल यदि आपको पढ़ने की इच्छा है, और कौन सी किताब जो है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है इसके लिए, और मतलब जिसके पढ़ने से इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मिले, वो बुक्स जो हैं, वैसे अभी जो सेक्शंस है वो टोटली इनिशियल लेवल है। ये सारी किताबें हायर लेवल पे, जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पढ़ेंगे आगे जाके, वहां पर इनका खास यूज होगा। एट प्रेजेंट आप ये बुक देख सकते हैं। इनिशियल सेक्शंस के लिए सम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेक्शंस जो हैं उन चीजों के लिए ये दो सेक्शंस, ये तीनों सेक्शन, सारे सेक्शंस इसमें भी मिलेंगे। और जो सबसे पहली बुक है वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशन, ब्राउन एंड चर्चिल। जब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे रियल फंक्शंस आर से आर में, या सबसेट ऑफ आर से आर में एक फंक्शन होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करें तो सबसेट ऑफ सी से सी में एक फंक्शन होगा। उस सेक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन, ब्राउन एंड चर्चिल। डिफरेंशिएशन, इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वगैरह सब भी बहुत डिटेल से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है, जो कि एक अल्टीमेट बुक है, वो है फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एस पुन्नुसामी की। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसके एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया गया है। और जो तीसरा बुक है वह है शॉम आउटलाइन सीरीज की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर आपके पास हेल्प ज़्यादा नहीं है। तो हम जो है अपने लेक्चर्स को 1 बाय 1 इसके बेसिस पे देखते जाते हैं। सबसे पहले हम पहला सेक्शन देखते हैं, सम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम या तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आयोटा इज √-1 होता है। हम जानते हैं ये पहला है कि हम ये जानते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर आयोटा इज दिस एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को यदि हम सी से रिप्रेजेंट करें,
C is written as x plus iota y such that x comma y belongs to R, where iota is under root minus 1. हम जानते हैं iota is under root minus 1, तो iota स्क्वायर इज माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 1/2 एंड 2, दिस इज माइनस 1. आयोटा क्यू क्या होगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 1. तो ये बेसिक है. हमने कहा आयोटा का पावर 1 जो है वो आयोटा होता है, आयोटा का पावर 2 माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज प्लस 1. ये आयोटा के ऊपर इतना वर्क होता है, ये सभी को पता है. हम यदि कहें आयोटा का पावर जैसे 2025, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम 2025 को देखिए 1 2 3 4 है, हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे आयोटा 4, इसको हम आयोटा 0 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो आयोटा 2025 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1. तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू 4 इंटू क्यू, और इसको लिख सकते हैं दिस इज आयोटा 4 इंटू कोई क्वांटिटी हो क्यू प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर क्यू, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं दिस इज आयोटा 4 क्यू इंटू आयोटा 1 पावर में है तो ऐड हो जाएगा, दिस इज आयोटा 4 रेज़ टू द पावर क्यू इंटू आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1 रेज़ टू द पावर क्यू इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा. मतलब यदि हमें निकालना है आयोटा का पावर कुछ भी, तो हमें क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर 1 से लेके 0 1 2 3 इसमें से कुछ भी आएगा, 0 आएगा यदि 4 से डिवाइड होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यदि रिमाइंडर 1 आया तो उसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, 2 आएगा तो -1, और 3 होगा तो माइनस आयोटा. ये तो बहुत सिंपल सा है, ये प्रीवियस सेक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं. मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि आयोटा के डिस्कशन के बगैर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इसे दिया है, इंट्रोड्यूस किया है. बहुत ही सिंपल है. जो नेक्स्ट है वह है, हम जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, x प्लस आयोटा y को जेड के फॉर्म में भी लिखते हैं. इसके बाद कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड कंजुगेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज x माइनस आयोटा y. और हम जेड कंजुगेट की बात करें तो क्या होगा, x प्लस आयोटा y, दिस इज x माइनस आयोटा y. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है. जेड कंजुगेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा. इसको हम ऐसे लिखें, मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई एक्स या एक्स वाई, क्योंकि वाई और एक्स रियल नंबर है तो कॉम्यूट करेगा, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या होगा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये ध्यान में रखना है, जेड कंजुगेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक और टर्म है, हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड. मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, हम रियल नंबर में ये ओरिजिन हुआ और यहाँ कोई पॉइंट x है, तो रियल नंबर में मॉड ऑफ x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x when x is greater than 0 and this is minus x when x is less than 0. मतलब मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यदि 2 हुई तो 2 हो जाएगी, यदि -2 हुई तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब यदि x लेस देन 0 होगा
तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, तो मॉड x की वैल्यू ये होती है। तो फिर एज इसको एनालॉगस करने के लिए, इसी चीज को हम कॉम्प्लेक्स में भी देखना चाहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा। तो ये तो थोड़ा इशू हो जा रहा है कि ये है क्या। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि x है तो यहाँ इस डिस्टेंस पे माइनस एक्स होगा, तो हम मॉड x को x का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके रूप में हम मान सकते हैं मॉड x को, कि यहाँ पर भी ये मॉड x है डिस्टेंस और यहाँ पे भी मॉड x डिस्टेंस है, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस मॉड x है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उससे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉड ऑफ जेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक्स वाई है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रियल एक्सिस कहलाएगा, रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। और कोई पॉइंट है, दिस इज एक्स वाई या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो, यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो 0 0 से इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए हम मॉड जेड को रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जियोमेट्रिकली इट इज द डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये मॉड की वैल्यू हो गई। एक यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा हो। फिर कुछ खास चीजें हैं, जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट होगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, जो कि बहुत आसानी से प्रूफ होगा। एक और बात है, यदि ये पॉइंट है, इसको इसका जो एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये जो ज्वाइन हम कर रहे हैं जेड, ये जो पॉइंट जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको जब हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जो लाइन है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री बनाता है, थीटा रेडियन बनाता है सपोज कीजिए, तो इसको जो है, इस एंगल का भी एक नाम, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अब जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो ये टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और भी चीजें हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि Z1 Z2 कंजुगेट इज Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, Z1 Z2 मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड Z2 मॉडुलस। इसके बाद Z1 अपॉन Z2 यदि डिफाइंड है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो Z1 कंजुगेट, पहले तो ये आते हैं Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0 एंड Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक है। हम इसके बाद आते हैं, हमारा सेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ऑर्डर्ड टोटली। इसका मीनिंग क्या होता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट ऑर्डर्ड टोटली। ऑर्डर्ड कहने का मतलब होता है कि क्या हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा है या दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल आई और 2i, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आयोटा और 2 आयोटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल है कि ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड, पार्शियली ऑर्डर्ड बट नॉट टोटली ऑर्डर्ड। टोटली ऑर्डर्ड नहीं है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम ऑर्डर रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। इट इज नॉट कंपेरेबल। हाँ, यदि चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑर्डर्ड, तो इसका जो सबसेट है वो तो ऑर्डर्ड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर खुद जो है वो ऑर्डर्ड
नहीं है। तो आयोटा और 2 आयोटा की बात करें तो ये कंपेरेबल नहीं है, नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल। अब क्वेश्चन होता है सर आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हाँ ये कह रहे हैं कि ये कंपेरेबल नहीं है, तो कैसे, क्या प्रूफ है इसका? तो हम सपोज करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल है, तो आयोटा और 0, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है 0, और आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि ये दोनों कंपेरेबल होगा तो आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंफर्म है। तो या तो आयोटा लेस देन 0 होगा या आयोटा ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब यदि इस केस की बात करें तो आयोटा इनटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा पॉजिटिव है, माइनस आयोटा पॉजिटिव है, यदि आयोटा लेस देन 0 है तो माइनस आयोटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट माइनस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज -1 इज ग्रेटर देन 0, जो कि एब्सर्ड है, क्योंकि रियल नंबर में -1 भी रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है, और -1 इज लेस देन 0। तो यदि इसका मतलब है कि ये जो एज्यूम किए हैं आयोटा इज लेस देन 0 इज रॉन्ग। अब दूसरा पोजीशन बचता है, नॉट इक्वल टू है, तो अब ये भी नहीं हुआ। अभी हम सपोज करते हैं आयोटा ग्रेटर देन 0, यदि आयोटा ग्रेटर देन 0 है तो आयोटा इनटू आयोटा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमने ये चीज देखा कि यदि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, देन ab इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी देखा हमने i लेस देन 0 है, i लेस देन 0 है तो माइनस आयोटा मस्ट ग्रेटर देन 0, अब माइनस आयोटा ग्रेटर देन 0 तो माइनस आयोटा मस्ट ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 इंप्लाई कर देगा -1 इज ग्रेटर देन 0, जबकि -1 लेस देन 0 होता है, तो ये एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। उसी तरह इसको करें, ये भी आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि -1 ग्रेटर देन 0, फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा नॉट इक्वल टू 0 है, और ना ही आयोटा लेस देन 0, ना ही आयोटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब आयोटा और 0 को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन जनरल दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेरेबल नहीं होते, ये इसका प्रूफ है। बता नंबर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम जानते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया। तो अब ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इसको हम आर्गन प्लेन में किसी नंबर, किसी पॉइंट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको x बोलते हैं और ये y हो गया। इस पॉइंट से रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ऑरिजिन से जो ये इंटरसेप्ट होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह z से जब हम इमेजिनरी एक्सिस पे इंटरसेप्ट देते हैं तो जो वैल्यू आती है इसको y कहते हैं, और x को हम रियल पार्ट करते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट करते हैं, यानी कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो तो रियल z इज x एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू y, ये क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम जानते हैं कि ये प्लेन के अंदर का कोई पॉइंट है, जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई इस आर्गन प्लेन का कोई पॉइंट है, आर्गन प्लेन का एक पॉइंट है जेड। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम आया ये है कार्टेशियन सिस्टम, और एक और है जिसको हम पोलर सिस्टम बोलते हैं। पोलर सिस्टम में हम इसको ऑरिजिन से ऐड करते हैं और इस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस या रियल एक्सेस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको हम थीटा या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं। तो r की वैल्यू जो है r इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये थीटा क्या होगा, tan थीटा इज y अपॉन x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये होगा। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस।
मॉड्यूलस और इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है। अब जो है यदि हम इसको एक और चक्कर पूरा ले आए, यानी थीटा प्लस, यदि थीटा प्लस 2n पाई या k पाई या n बिलोंग्स टू z, तो ये जो है पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर वही पॉइंट मिलेगा। r तो सेम है और ये पूरा चक्कर लगाने के बाद मतलब इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, एक से ज्यादा पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब एक से ज्यादा जब पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमें परेशानी होगी, क्योंकि हमें तो कोई एक चाहिए। तो हम जो है इसको फिक्स करते हैं कि एक हम देखते हैं ये जो चेंज भी हो रहा है वो 2 पाई पे चेंज हो रहा है, यानी एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वो सेम वैल्यू आ, मतलब उसका नया रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। तो हम उसे 2 पाई के बीच में ही रोकना चाहते हैं और सिंपल आर्गुमेंट हमको निकालना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये कोई पॉइंट जेड है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। तो अब जो है ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये चारों क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन यदि हम देखें तो हम जानते हैं इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, तो इसका दोनों जो है पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा लेकिन वाई पॉजिटिव होगा। हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिखते हैं और हमेशा पहला एक्स के साइन के लिए और दूसरा वाई के साइन के लिए। इसमें दोनों नेगेटिव हुआ, एक्स भी नेगेटिव, ये एक्स भी ओरिजिन के इधर है, इस क्वाड्रेंट मानने के लिए एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास है एक्स और वाई के साइन पे, जैसे कि हम जेड लिखते हैं -1 प्लस आयोटा, तो इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखे, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 1 है, आयोटा का कंपोनेंट क्या है सेकेंड, वाई की वैल्यू 1 है। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये -1 प्लस आयोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। जैसे कि हम z इज इक्वल टू √3 माइनस 2 आयोटा की बात करें तो √3 माइनस 2 आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब इसके साइन से ही हम पता कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम उसके x और y के साइन से पता कर सकते हैं। अब एक वैल्यू है थीटा, इसको हम लेते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। हम मॉडुलस ले रहे हैं, y और x के साइन से हमको कोई मतलब नहीं, tan थीटा की बात करते हैं एक्यूट एंगल होगा और ये जो एंगल है ये हमेशा किसके इसके बीच में 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम देखना चाहते हैं, तो अब y और x, अच्छा इस क्वाड्रेंट में जब होगा तो x और y क्या होगा, ये हो जाएगा y एंड दिस विल बी ये x। इस क्वाड्रेंट में जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये y होगा और ये x होगा, और ये जो एंगल है ये एंगल एक्यूट एंगल होगा tan थीटा, यदि हम पॉजिटिव लेते हैं ये वैल्यू। ये अगेन 0 से π/2 के बीच में, यदि इसमें होगा तो दिस विल बी y एंड दिस विल बी x, और ये जो एंगल थीटा होगा यहाँ पर थीटा होगा जो कि 0 और π/2 के बीच में होगा, और यहाँ पर रहेंगे तो दिस इज x एंड दिस इज y, और यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या होगा थीटा यहाँ पर होगा। तो हमें जो एंगल चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से चाहिए। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो इसी में आएगा। तो हम लिखते हैं यदि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें
या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड को यदि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की इक्वल हो जाएगी। इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, हमें जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो किसके किसके बीच में, हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है अल्फा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा। तो दिस इज माइनस पाई और ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे आएगा, यानी माइनस पाई से जीरो पे और जीरो से पाई के बीच में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। यदि इसमें है तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, लेकिन जब इसमें है तो हमारा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल पाई है और उसमें से ये थीटा हम माइनस कर दें तो पाई माइनस थीटा, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा, यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है और थीटा की वैल्यू हमने देखा tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस, ये हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। और तीसरा में क्या होगा कि अब हम जो एंगल इसमें जो यहीं पर रुके, अब इस ये जो एंगल है हमें इधर से एंगल देना है, तो इधर से नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा तो पूरा का पूरा क्या है, माइनस पाई, इधर से इधर तक का एंगल क्या है, माइनस पाई। यदि हम ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर से इधर काउंट करें तो माइनस पाई होगा। अब माइनस पाई में से क्या हम ये थीटा को ऐड कर रहे हैं, यानी कि माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, या फिर इसी को हम थीटा माइनस पाई बोलेंगे, माइनस पाई प्लस थीटा, और इसी को हम थीटा माइनस पाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई, यही अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू थीटा माइनस पाई। अब जब इसकी बात करें तो ये एंगल है ऑपोजिट में, सिंपली माइनस थीटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है हम इस टेबल के हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा ही अल्फा हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स मॉड ऑफ पाई अपॉन एक्स। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं, और एक बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल गया तो z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई अल्फा के फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में निकालने के लिए r तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके क्वाड्रेंट, इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल्स से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक टेबल को मैं भी रहने देता हूँ और एक एग्जांपल करता हूँ कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है। तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। यहाँ पर यदि हम z को कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से इसको, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो tan इनवर्स -1 अपॉन -1, दिस इज tan इनवर्स 1 एंड विच इज पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 होता है। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2। अब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं अल्फा। तो ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा एक्स और वाई के साइन पे। तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो हमने देखा था कि एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होगा, थीटा माइनस पाई। तो थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस पाई, दिस इज पाई माइनस 4 पाई अपॉन 5 माइनस 3 पाई बाई 4।
तो हमारे पास अल्फा क्या होगा 3π/4। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, z को हम लिखेंगे r e⁻i अल्फा, दिस इज r इज √2 e⁻i माइनस 3π/4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2 cos माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √2 और cos 3/4 cos माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी कि cos 3π/4 और माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन 3π/4। तो ये पोलर फॉर्म हो गया, या तो हम यहाँ पर एंड करेंगे और या फिर यहाँ पर। तो जनरली हम लोग इस सेक्शन तक पहुंचते हैं, ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। तो ये पोलर फॉर्म हो गया z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ये जो टेबल है, यही टेबल हमारे लिए हेल्पफुल है और इसके हेल्प से हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट है, जहां पर थीटा tan इनवर्स mod ऑफ y/x है। तो हम इस पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डी मॉइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इस सेक्शन को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।